ये दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते निवेशक काफी अच्छे मूड में थे, जहां निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया 24,854.80 मार्क पर। किंतु हफ्ते के आखिरी दिन में निवेशकों के मनोभाव को ठेस पहुंची, जहां निफ्टी में भारी गिरावट नजर आई। ईमानदारी से कहे तो ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस और बुलिश सेंटिमेंट्स के बीच एक लड़ाई देखने को मिली। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,531 प्लस 0.12%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,605 प्लस 0.11%। शुक्रवार के व्यापार में निफ्टी में काफ़ी गिरावट नजर आई, जिसके अहम नेगेटिव कैटलिस्ट इस प्रकार रहे। पहला, चाइना में इकोनॉमिक बूस्ट उतने नजर नहीं आए। चाइना, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वह फिलहाल अपने इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष का मुख्य कारण यह है कि पुअर डिमांड देखने को मिल रही है डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट से भी। दूसरा, निफ्टी मेटल इंडेक्स काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा, जहां पे पिछले हफ्ते 4.65% की गिरावट नजर आई, जो कि पिछले 3 महीनों का सबसे निचला स्तर है। चाइना में इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने की वजह से ये पेसिमिज्म देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में भी काफ़ी गिरावट नजर आई, जहां पे स्टील मिल्स ने ₹1,000 से ₹1,500 प्रति टन के प्राइस कट्स जुलाई महीने में अनाउंस किए। तीसरा, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रिस्क देखने को मिली, जहां डोनाल्ड ट्रंप, जो माना जा रहा है कि नवंबर के यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में जीत सकते हैं, उन्होंने कहा कि ताइवान यूएसए को पे करना चाहिए प्रोटेक्शन मनी, और उन्होंने ताइवान पर यह भी आरोप लगाया कि वे अमेरिका के सेमीकंडक्टर बिजनेस को चुरा रहे हैं। साथ साथ कंप्यूटर आउटेजेस की समस्या को भी देखने को मिला है। माइक्रोसॉफ्ट पावर्ड मशीन्स में ये आउटेजेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से एयरलाइंस पर, बैंक्स पर और पब्लिशर्स पर असर पड़ रहा है। और आखिर में ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस, आरएसआई 14 डे पीरियड का 85 पर था और 14 वीकली पीरियड आरएसआई भी तेजी से 80 लेवल्स तक पहुंचता नजर आया। फिलहाल ये लेवल 75 पर है। कृपया ध्यान दें कि आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो स्पीड और चेंज प्राइस मूवमेंट्स का नापता है, जो ट्रेडर्स को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस नापने में मदद करता है। हमें लगता है निफ्टी में पिछले हफ्ते काफ़ी डगमगाहट देखने को मिली, बावजूद 3 पॉजिटिव कैटलिस्ट के। पहला, आईएमएफ ने इंडिया का FY25 का ग्रोथ फोरकास्ट ऊपर किया है 7% पर। दूसरा, आरबीआई के डीजी पात्रा का यह मानना है कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है 2031 तक। तीसरा, पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 10,946 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। बॉटम लाइन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला। अब सबका ध्यान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के यूनियन बजट पर रहेगा, जो इस हफ्ते 23 जुलाई को सुबह 11 बजे आने वाला है। अब पिछले हफ्ते के इंडाइसेस पर ध्यान देते हैं। निफ्टी ने 0.12% ऊपर बंद दिया और सबसे बड़ी बात, लगातार 7वें हफ्ते में गेंस देखने को मिले। निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई 24,854.80 मार्क पर। दूसरा, बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट होता नजर आया, 0.03% फिर नीचे 52,266 मार्क पर। बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई अभी भी 53,357.70 मार्क पर। तीसरा, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.53% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.38% ऊपर बढ़ा वीकली बेसिस पर। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 2.25% नीचे गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2.91% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 2.28% ऊपर, निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.31% ऊपर, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.27% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी मीडिया इंडेक्स 5.36% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 4.65% नीचे, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 3.92% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 1.66% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.98% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.91% नीचे, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.72% नीचे। पिछले हफ्ते निफ्टी 50 के नोटेबल गेनर्स इस प्रकार रहे। एसबीआई लाइफ 5.43% ऊपर, इन्फोसिस 4.74% ऊपर, ओएनजीसी 4.09% ऊपर, एचयूएल 3.99% ऊपर, एसबीआई 3.45% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स इस प्रकार रहे। टाटा स्टील 6.47% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 4.81% नीचे, इंडाल्को 4.20% नीचे, ग्रासिम 3.54% नीचे, एनटीपीसी 3.31% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 रिजल्ट्स जो आए, उसमें नेट प्रॉफिट 5.5% नीचे रहा, ₹15,138 करोड़ पर। इसका मुख्य कारण कमजोर O2C बिजनेस को दिया जा रहा है। ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जहां पे प्रॉफिट में गिरावट नजर आ रही है।
जहां पर नेट प्रॉफिट पिछले 5 क्वार्टर्स में से 3 क्वार्टर्स में गिरता हुआ नजर आया। इस प्रकार रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 FY25 के रिजल्ट्स उम्मीद से काफी कमजोर आए। दूसरा, इन्फोसिस के Q1 रिजल्ट्स उम्मीद से काफी अच्छे आए, जहां नेट प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में 7% बढ़ा और अपना ग्रोथ आउटलुक भी इन्फोसिस ने बढ़ाकर 3 to 4% का कर दिया है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स अनुसार। एशियन पेंट्स के Q1 रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में 24% की गिरावट नजर आई ईयर ओवर ईयर ₹1170 करोड़ पर।